हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं द्रव्यमान एवं भार की। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, आपके हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं क्योंकि इसके बारे में कभी सही से हम लोग समझने का कोशिश ही नहीं करते। तो आइए आज के इस वीडियो सेशन में केवल 5 पॉइंट देखें हम इस दोनों ही टर्म का, और इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं यकीन दिलाता हूं आप आसानी से कर लेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करें और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग द्रव्यमान और भार की बात करते हैं तो सबसे पहला बात आता है कि सर द्रव्यमान बोलेंगे किसको या भार बोलेंगे किसको। मतलब सीधा सीधा हम बात कर रहे हैं किसकी, परिभाषा की, डेफिनेशन की। दोस्तों, जब हम लोग द्रव्यमान के बारे में कहते हैं तो क्या कहते हैं कि किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं इस पॉइंट के लिए कि आप मार्केट जाते हो और आपके मार्केट में आपको कोई सामान लेना है, तो आपको सामान दिया जाता है तौल करके, 2 kg लेना है, 4 kg लेना है, जितना लेना है। तो ये 2 kg क्या है आपका, ये 2 kg उस पदार्थ की द्रव्य की मात्रा है। द्रव्य बोले तो उसमें जितने भी कण हैं उन सब की मात्रा है। सो सिंपल वे में हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी पदार्थ में जो कुल द्रव्य की मात्रा होती है उसी को हम लोग उसका द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, उसका द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आप दूध वाले के पास जाते हो और कहते हो भैया 5 लीटर दूध दे दो। तो यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी है, 5 लीटर। दूध की मात्रा कितनी है, 5 लीटर। तो दूध का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको केजी में भी मिलता है, तो अगर आप गए उसको बोले कि 5 kg दूध चाहिए हमको, तो आपको वो 5 kg दूध दे दिया। वहाँ पे दूध की द्रव्यमान कितना हो गया, 5 kg। या फिर आप कहीं पे जाते हैं दुकानदार के पास और कहते हैं कि मेरे को 10 kg चावल चाहिए, तो चावल का द्रव्यमान कितना है, 10 kg। ये 10 kg क्या बता रहा है कि उस पैकेट में, उस आपका जो बैग है उसमें चावल की जो कुल अमाउंट है वो कितनी है, 10 है। मतलब सिंपल वे में आप कह सकते हो कि किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। अब बात आता है सर कि भार किसको बोलेंगे, वेट किसको बोलेंगे। दोस्तों, हम लोग क्या कहते हैं कि जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही होती है, जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही होती है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं कि भार कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी जब भी किसी ऊपर से नीचे आ रही वस्तु को खींचती है तो अपने केंद्र की ओर खींचती है। कहाँ खींचती है, केंद्र की ओर खींचती है। और इस कंडीशन में जब हम लोग बात करते हैं कि सर उस पर गुरुत्व बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो हम लोग क्या कहते हैं। आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला जानते होंगे। क्या कहता है गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला, कि कोई भी अगर 2 वस्तु हो जिसका द्रव्यमान m1 और m2 हो, जिसका द्रव्यमान क्या हो, m1 और m2 हो, तो इसके बीच में जो लगने वाला बल होगा, इसके बीच में जो लगने वाला बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो हम लोग कहते हैं, वो इस दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा और इसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब क्या हुआ कि इस दोनों के गुणनफल, मास m1 और m2, मतलब पहले वस्तु का भी मास और दूसरे भी वस्तु का मास, दोनों का जो गुणनफल होगा उसके समानुपाती होगा गुरुत्वाकर्षण बल, और दोनों के बीच की जो दूरी होगी r, उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मास क्या हो कि बढ़ेगा तो बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। मास घटेगा तो बल भी क्या होगा, घटेगा। दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, और दूरी घटेगी तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। अब हमने आपको यहाँ पे बताया कि जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी को हम लोग भार कहते हैं। तो आप समझ जाइए कि मान लीजिए कि ये छोटा सा बॉल है, ये क्या है आपका छोटा सा बॉल है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, और यहाँ पे ये आपका अर्थ है। यहाँ पे क्या है आपका, ये अर्थ है। ये अपनी ओर इसको खींच रही है, ये अपनी ओर क्या कर रही है, इसको खींच रही है। तो ये अपनी सतह तक खींचेगी। एक्चुअली में पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपने केंद्र की ओर ले जाना चाहती है। किसकी ओर ले जाना चाहती है, केंद्र की ओर ले जाना चाहती है। तो पृथ्वी का तो अपना भी कुछ मास होता है,
अच्छा, पृथ्वी के मास को आप यहाँ पे me कह दीजिए, मास ऑफ अर्थ कह दीजिए, और ये वस्तु का द्रव्यमान हो गया। अब पृथ्वी इसको अपनी ओर किस त्वरण से खींच रहा है, तो आप कहेंगे सर ये g त्वरण से अपनी ओर खींच रहा है। जब ये अपनी ओर खींच रहा है तो सर आप इस दोनों के बीच में गुरुत्व बल कैसे निकालते हैं, तो आप कहते हैं सर ये वाला मास और ये वाला मास और इसके बीच की दूरी जो होगा, जो फार्मूला यहाँ पे हम लोग कहते हैं F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2/r², हम लोग पढ़ते हैं ना फार्मूला, वही चीज़। तो अब देखिए इसको अगर हम लिखें इसी फार्मूला को यहाँ पे कि F इक्वल्स टू क्या, जी तो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपका जी का वैल्यू हो। अब बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे कि सर इस दोनों के बीच में क्या बल लगेगा, क्योंकि आपने बोला है कि गुरुत्व बल से खींचेगा। तो भैया F इक्वल्स टू जी आपका दो वस्तु का द्रव्यमान, तो me अर्थ का द्रव्यमान, ये बॉल का द्रव्यमान me बटा इसके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी, मान लेते हैं कि वो दूरी क्या है आपका r है। तो हम लोग क्या कहते हैं F इक्वल्स टू जी me इंटू m बटा r। ध्यान दीजिएगा ये me जो है वो मास ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का द्रव्यमान है ये, और ये जो m है वो वस्तु का द्रव्यमान है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो भैया इसी गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि जब भी हम गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण दो मासेबल ऑब्जेक्ट, दो द्रव्यमान युक्त बॉडी के बीच में लगता है। तो यहाँ पे एक द्रव्यमान आपका ये बॉल और दूसरा द्रव्यमान पृथ्वी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमारा ना लगता है कि फार्मूला होगा, क्योंकि आप लोग के दिमाग में घूम रहा होगा कि सर W इक्वल्स टू mg होता है, बहुत सारे के दिमाग में ये चल रहा होगा, और ऑब्वियस सी बात है ये होता भी है। तो इसको हम लोग यहाँ से कैसे कैलकुलेट करें, दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि ये तो आपने सीधा सीधा इसके डेफिनेशन के बेस पे इस फॉर्मूला को तैयार किया है कि जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी वही उसका भार कहलाएगा। मतलब पृथ्वी अपनी ओर किसी भी वस्तु को F फोर्स से खींच रही है, किस फोर्स से खींच रही है, F फोर्स से खींच रही है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि गुरुत्वीय त्वरण इक्वल्स टू फार्मूला होता है Gme बटा आर स्क्वायर, Gme बटा आर स्क्वायर। अगर हम इस Gme बटा आर स्क्वायर मतलब क्या कि ये जो G का वैल्यू है, अगर आप यहाँ पे इस फार्मूला को देखें तो आपको लगता है कि Gme बटा यहाँ पे आर स्क्वायर लिखना भूल गए, यहाँ पे लगता है कि me बटा आर स्क्वायर होगा। क्या इस फार्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं Gme बटा आर स्क्वायर इंटू m? काहे नहीं लिख सकते, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अब आप ऐसे लिख दें ये Gme बटा आर स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे तो ये फोर्स को बता रहा है, हमने क्या बोला कि भार होता है, और भार को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, और W इक्वल्स टू हम लोग इसी को ना लिख दें mg, W इक्वल्स टू इसी को ना लिख दें mg। आगे आपका भार का फॉर्मूला कि भार जो होता है वस्तु के द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यही चीज़ तो हमको बताना था। दोस्तों आप इस दोनों में क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं कि द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित कुल द्रव की मात्रा है, लेकिन जैसे ही हम लोग भार कहते हैं तो जो वस्तु का द्रव्यमान होता है और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उस दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। और इसको हम लोग किससे संबोधित करते हैं, W से, और फार्मूला क्या लिखते हैं, mg लिखते हैं। और ये फार्मूला आया कहाँ से, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से आया। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान सभी स्थानों पर एक समान होता है। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उसका सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, मतलब सबसे बेसिक भौतिक गुण है वो, या सबसे बेसिक आधारभूत या मौलिक गुण कह सकते हैं आप। और यहाँ पे जब आप बात करते हो कि भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जब आप भार की बात करते हो तो कहते हो कि सर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जबकि द्रव्यमान आपका सभी स्थान पर एक समान होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों द्रव्यमान आपका गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करती है। द्रव्यमान आपका क्या करती है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करती है, जबकि आपका जो भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। और मैंने आपको यहाँ पे जस्ट लिखा कि सर भिन्न भिन्न स्थानों पर भार जो है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब आप कहेंगे ये कैसे मानेंगे हम। देखिए आप कहते हैं आपके पास
तीन जनरली सिचुएशन होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, तो आप कहते हैं सर 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट आप कहते हैं कि सर विषुवत रेखा पे, इक्वेटर लाइन पे, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। और फिर आप कहते हैं कि सर ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ध्रुव पर जी क्या होगा। दोस्तों इस विषुवत रेखा को हम लोग इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये अगर आपका अर्थ है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं और इसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। और ये जो बीच से एक लाइन जाती है जो अर्थ को 2 बराबर भाग में बांटती है, इसी को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पे जब हम पृथ्वी के केंद्र की बात करते हैं तो सर गुरुत्वीय त्वरण जी हो जाता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। और ध्रुव पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। क्या होता है सर, सर्वाधिक होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चूंकि W = mg फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं तो सीधा सीधा है कि वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण पे। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, 0। तो वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि अगर किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। विषुवत रेखा पर जी होता है न्यूनतम, तो विषुवत रेखा पे वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। और ध्रुव पर होता है गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक, तो ध्रुव पर अगर कोई वस्तु जाएगा तो उसका भार क्या होगा, सबसे अधिक होगा। उसका भार क्या हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा या सबसे अधिक हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे होंगे कि विषुवत रेखा पे न्यूनतम क्यों होगा और ध्रुव पे सर्वाधिक क्यों होगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जब हम पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा की बात करते हैं, पृथ्वी के सेंटर से विषुवत रेखा की बात करते हैं तो विषुवत रेखा ज्यादा दूर होता है, जबकि ध्रुव जो होता है विषुवत रेखा की अपेक्षा नजदीक होता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या आप बोल रहे हैं, अरे भैया अभी तो हम आपको बताए हैं कि G = होता है Gme/r²। मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अरे भैया G व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसका मतलब यही ना हुआ, जब G = me/r² लिख रहे हैं तो ये क्या कहता है कि अगर दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, और अगर दूरी घटेगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यह विषुवत रेखा पृथ्वी के केंद्र से दूर है तो यहाँ पे दूरी घट रही है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान घट रहा है, इसलिए विषुवत रेखा पे भार भी क्या होता है, न्यूनतम होता है। ध्रुव नजदीक है इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ रहा है, इसलिए ध्रुव पर किसी भी वस्तु का भार क्या होता है, सर्वाधिक होता है। दोस्तों नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि द्रव्यमान जो होता है वो अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। हाँ, आप में से बहुत सारे हमको कमेंट करके व्हाट्सएप पे बोलते हैं सर अदिश और सदिश, बिल्कुल इसका भी वीडियो आएगा अदिश और सदिश का। दोस्तों यहाँ पे अदिश राशि कौन सा आपका, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। आपका ये फंडामेंटल क्वांटिटी भी है, मौलिक राशि भी है। जबकि भार जो है आपका ये सदिश राशि है। भार क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। यहीं पे तो हम कहते हैं कि भार कैसे है, वेक्टर क्वांटिटी। अरे भैया भार कैसे नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, हमने भार का डेफिनेशन दिया कि जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। भैया पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचेगी तो वो हमेशा किस ओर खींचेगी, नीचे की ओर खींचेगी या ऊपर की ओर खींचेगी। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, नीचे की ओर खींचेगी। जब वो नीचे की ओर खींच रही है मतलब एक डायरेक्शन उसका सुनिश्चित है, वो हमेशा किधर जाएगा, नीचे की ओर ही जाएगा। साथ ही साथ उसमें मैग्नीट्यूड भी है, परिमाण भी है। इसीलिए हम लोग भार को क्या कहते हैं कि भार एक सदिश राशि है। दोस्तों अगर भार का आपसे कोई यूनिट पूछ दे तब आप क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या गुरुत्वीय बल को ही हम लोग भार भी कहते हैं। तो गुरुत्वीय बल का जो यूनिट होता है न्यूटन, वही आपके भार का भी यूनिट होता है न्यूटन। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि आप F = क्या कहते हैं सर, ma कहते हैं। तो ये आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, इससे आप बल का क्या निकाल लेते हैं, यूनिट निकाल लेते हैं। आप यहां भी तो कह रहे हैं W = mg, तो ये भी तो द्रव्यमान है और गुरुत्वीय त्वरण है। तो द्रव्यमान और त्वरण यहां भी है, तो आपका जो भार होता है
इसका भी जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन ही होता है, लेकिन भार आपके क्या है, सदिश राशि हैं। नेक्स्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भौतिक तुला से नापते हैं, किसको नापते हैं, तो द्रव्यमान को हम लोग भौतिक तुला से मापते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तराजू का यूज करते हैं, और उसको हम लोग फिजिकल लैंग्वेज में भौतिक तुला कहते हैं। जबकि भार को हम लोग कमानीदार तुला से, स्प्रिंग स्केल से मापते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भार को मापा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, कमानीदार तुला से मापा जाता है। एक चीज और, नेक्स्ट जो आपका अंतिम पॉइंट है कि जी का मान शून्य होने पर भी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। भैया जब ये जी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, गुरुत्व त्वरण पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कहाँ से निकल जाता है। मास आपका वो चीज है कि वो हमेशा अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज रहता है, कुछ भी नहीं होता उसको। जबकि भार जो है जी के मान में चेंज होने से ये क्या होता है, चेंज होता है। अभी आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कुछ और होता है, विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन पे कुछ और होता है, ध्रुव पर कुछ और होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जी के मान में चेंज होने से भार भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा ये दोनों ही नाम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये टोटल दोस्तों हो गई आपकी कंसेप्ट की बात। अगर आपको इतना सारा चीज याद रहता है तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब आइए इस पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन को देख लें कि क्वेश्चन इस पे किस तरह से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पिंड का भार, मतलब पिंड यहाँ पे वस्तु से लिया गया है, पिंड का भार क्या होगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, पृथ्वी पर सभी जगह एक समान होता है, मरुस्थल पर सबसे अधिक होता है। अभी जस्ट आपने देखा है कि किसी भी वस्तु का भार जो होता है वो ध्रुव पे क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। यहाँ पे विषुवत रेखा न देकर के भूमध्य रेखा भी दे सकता है। तो विषुवत और भूमध्य दोनों का मतलब है कि भूमध्य मतलब भू को आधा आधा या भू के बीच में जाने वाली रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। तो कोई भी चीज किसी के बीच से जाएगा तो उसको बराबर भाग में बांटेगा ही, और बराबर भाग में बांटने वाले रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। मैं बार बार इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि इस चीज में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि ये दोनों ही दो अलग अलग वर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारहीनता होती है, वेटलेसनेस होती है, मतलब आप किसी भी वस्तु का भार जीरो कब कह सकते हैं। तो सिंपल है, गुरुत्वाकर्षण शून्य की स्थिति में वस्तु में भारहीनता होगी। मतलब अगर पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु होगा तो वहां पे कोई भार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आप सिंपल वे में कहेंगे कि इसका सर आंसर गुरुत्वाकर्षण शून्य स्थिति में भारहीनता महसूस होगा। नेक्स्ट है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। भैया जैसे ही आपको पदार्थ की मात्रा बोले तो आप समझ जाना कि उसके द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, उसके द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है, किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान एवं भी दोनों, उत्प्लावकता। तो भैया पृथ्वी किसी भी वस्तु का जो वजन होता है वो गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। मतलब क्या कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि किसी पिंड का वजन गुरुत्वाकर्षण केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। और इसीलिए तो हम लोग लिखते हैं W=mg। क्या लिखते हैं, W=mg। हम लोग अगले कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो है 5वां नंबर का क्वेश्चन कि एक वस्तु का द्रव्यमान एक डैश है। आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, भौतिक मात्रा, मौलिक मात्रा, अदिश राशि और सभी विकल्प। क्या होगा आंसर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान जो होता है किसी भी वस्तु का वो सबसे उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है, बोले तो सबसे आधारभूत राशि मानी जाती है ये। तो साथ ही साथ कि भौतिक मात्रा तो है ही, फिजिकल क्वांटिटी तो ये है ही, साथ ही साथ क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटी भी है और स्केलर तो है ही। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि इसके सभी विकल्प सही हैं, इसके सभी विकल्प क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट है कि वस्तु का द्रव्यमान ध्रुवों पर ज़्यादा होगा, सब जगह एक समान होगा, विषुवत रेखा पर कम होगा, चंद्रमा पर कम होगा। क्या होगा, आप हमेशा याद रखेंगे कि वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए इसका मान हमेशा क्या होगा,
एक जैसा होगा, मतलब हर जगह पे ये समान होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि ध्रुव रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा तथा कर्क रेखा में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो आप कहेंगे कि सर ध्रुव रेखा पर वस्तु का मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि विषुवत रेखा पे वस्तु का भार न्यूनतम होता है, जबकि ध्रुव पे वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जीरो होने के चलते भार क्या होता है? जीरो होता है। और गुरुत्वीय त्वरण जीरो होने के सेंस में आपको क्या फील होगी? वेटलेसनेस की, भारहीनता फील होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नए व्यूवर है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। और हाँ, अगर किसी को साइंस का कंप्लीट कोर्स की ज़रूरत हो तो धुरीना ऐप पर मैथ मस्ती टीम के द्वारा कंप्लीट साइंस का कोर्स अवेलेबल है। कंप्लीट साइंस कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट का एक प्रॉपर ढंग से बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक का सारा कंटेंट वहाँ पे दिया जाएगा। और इस कोर्स का जो फ़ी है, इस कोर्स का फ़ी है 399 रुपीज़, एक ही बार में, वन टाइम। उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ाया जाएगा। अगर आपको इस कोर्स को लेने में कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 6299 34 0 750। आप इस पे कॉल करके अपने सारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जो कुछ भी आपको डाउट है वो यहाँ से अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।